जी, संजय जी और तमाम मीडिया वाले, मीडिया कर्मी, मेरे साथी, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि चित्रांजलि ने मेरे ऊपर एक जो फिल्म बनाने का जो निर्णय लिया है, और ताकि ये कहानी इस देश में नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंचे, ताकि इस देश और संसार के वो यूथ जो आज 18 साल 19 साल में एक नई दिशा में चले जाते हैं, वो अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व और कर्तव्य का, जिनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, ना वो निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी कि एक किसान का बेटा जवान बनता है और 16 साल 5 महीने की उम्र में सेना के अंदर भर्ती होता है और 19 साल की अवस्था में वो कारगिल का युद्ध एक लड़ता है। लेकिन जो सैनिक युद्ध लड़ता है तो वो मेडल के लिए तो नहीं लड़ता है, वो सिर्फ अपने दायित्व और कर्तव्य की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए, अपने देशवासियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लड़ता है। उसकी बहादुरी, उसका शौर्य, उसके पराक्रम को देख करके उसका राष्ट्र उसको जो सम्मान देता है, उसको वो सैनिक सहज स्वीकार करता है। और मुझे भारत सरकार ने 19 साल की अवस्था में परमवीर चक्र से नवाजा। मैं इस देश का ऋणी हूं कि मुझे इस इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। मुझे 19 साल की अवस्था में लड़कर के इस तरह की लड़ाई लड़ने का जो सौभाग्य मिला है, वो किस तरह से एक बच्चा के अंदर वो जज्बा पैदा होता है, उसमें क्या वो पागलपन पैदा होता है। तो वो फौज की एक ट्रेनिंग होती है, फौज का जो एक डिसिप्लिन होता है, फौज की जो लीडरशिप होती है, वो उसको इस तरह से तैयार कर देती है कि उसमें इतना जज्बा जुनून भर जाता है कि वो कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं है। बस उसको अपने साथी, अपने रेजिमेंट, अपनी सेना, अपने राष्ट्र की इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल होता है, और उसी मान मर्यादा और इज्जत के लिए वो अपने आप को न्यौछावर कर देता है। मुझे ये सौभाग्य मिला है, मैं इस जीवन को परमात्मा के का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मेरा सेकंड जीवन है। लिटरली आप मुझे प्लीज बताइए कि क्यों है वो आपका सेकंड? क्योंकि टाइगर हिल के ऊपर जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें हम 7 जवान ऊपर थे, और 7 जवान में से जो आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कि गर्दन कट जाती है, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है। मैंने उन पलों को जिया है कि एक शरीर का एक अंग कटता है, लेकिन फिर भी वो जवान चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, घबराता नहीं है, बल्कि एक नए जोश और जुनून के साथ वो लड़ता है। और इसके लिए मैं नमन करता हूं इस देश की माओ को, जो ये कहते हैं अपने बेटे और बेटियों से कि छाती का दूध पिलाया है, छाती पर गोली खाना, कभी पीठ पर मत खाना। इसलिए इस हिंदुस्तान के सैनिक, अगर आपने कभी किसी के सैनिक का पार्थिव शरीर देखा होगा तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते हैं, कभी पीठ पर गोलियों के निशान नहीं होते। मैंने अपने साथियों को पल पल इस देश के लिए शहीद होते हुए देखा है। मुझे भी 17 गोलियां लगी थी, और मैं जिस अवस्था में आज अभी जैसे बैठा हूं, इसी तरह से लेटा हुआ था, और वो गोलियां मारते हुए चले गए, और मैं देख रहा हूं कि धुआं निकल रहा है बॉडी से, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन भी दिला दिया कि ये जिंदा नहीं है, मर गया है। बूट की ठोकरें भी खाई हैं, पत्थर भी खाए हैं, गालियां भी सुनी हैं, फिर उसके बाद उनको वहां से खदेड़ा भी है, इतना होने के बावजूद भी। क्योंकि कहते हैं कि जब मन और मस्तिष्क के अंदर आप एक विश्वास पैदा कर लेते हो, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ,
आस्था के साथ। तो क्योंकि जब वो गोलियां मार रहा था तो मैंने यही एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। आज उसी विश्वास की बदौलत बैठा भी हूं। उसने जब हथियार उठाने के लिए उनके जो पाकिस्तान का जो एक कमांडर था, उसने अपने सैनिकों को बोला कि इसके हथियार उठा लो सबके, दोबारा से गोलियां मारी। उसने फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी। जब 2 कदम आगे चला, न जाने उसको क्या हुआ, वो पीछे मुड़ा, फिर राइफल सीने की तरफ करी तो तब लगाया अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, और इस देश को भारत मां बोलते हैं। उस समय एहसास नहीं था कि क्यों बोलते हैं, लेकिन आज एहसास है। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं बल्कि एक सजीव है। ये मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनकी शौर्य को, उनके पराक्रम को दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी उसने जब गोली चलाई तो यहां पर पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे, और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पर लगी और रिकॉर्ड हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे लगा कि मैं मर गया हूं। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा हथियार उठाया। शायद वापस मुड़ते समय उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तब मुझे चेतना आई कि मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। तो मेरे पास एक ग्रेनेड था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, यहां से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा ने, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया, फिर 3-4 को मारा, फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 4-5 जगह से फायरिंग किया तब उनको लगा कि हाँ, नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी आ गई है, और वे भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर तक खिसकता हुआ, रेंगता हुआ आगे गया तो आगे जाकर के वो भागते हुए जा रहे हैं अपने सब कुछ हथियारों को छोड़ करके। तो वहां से उनको खदेड़ दिया। फिर वहां से 500 मीटर लुढ़क करके नीचे भी आया। हम ऐसे राष्ट्र के वासी हैं जो आस्था और विश्वास के ऊपर टिका है, एक आध्यात्म के ऊपर टिका है। आज मैं अगर उस चीज को एहसास कर पाता हूं, क्योंकि इंसान के 3 शरीर है, एक शरीर नहीं है। एक स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर में हमारी आत्मा है। कारण शरीर से सुन सकते हैं। तो 19 साल की और 19 साल की उम्र और 2.5 साल की सर्विस, न सर्विस का तजुर्बा न उम्र का अनुभव, ऊपर पहाड़ी पहाड़, बर्फ ही बर्फ, ये भी पता नहीं कि जाना किधर है, कहां हिंदुस्तान है, कहां पाकिस्तान है। तभी बस उस ईश्वर की आस्था में, विश्वास में बस यही सोचता रहा कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर से यही अरदास भी करता रहा कि हे ईश्वर, इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा लक्ष्य पर लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वर उच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम ही निकलना चाहिए।
ऐसे सोचता सोचता तभी एकदम से आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। तो शायद वो ईश्वर शक्ति ही थी, वो मां भारती भी हो सकती है, और मैं यमवंश का हूं, शायद हो सकता है कृष्ण भगवान भी हूं। तो तभी उन्होंने उस रास्ते को दिखाया, उस रास्ते से लुढ़क करके मैं 500 मीटर नीचे आया। नीचे आने के बाद एकदम से जैसे गड्ढा है, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे देखा तो मेरे साथी थे। तो जिस तरह से फिल्मों में एक ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई ये कह नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। लेकिन मैं उनको बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो, पोस्ट के ऊपर हमला होने वाला है। पीछे कमांडिंग अफसर को बताया, पीछे वहां से मुझे पीछे रिकवर किया गया। तो इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, बेटा मेरे को पहचानता, मैं कौन हूं? मैं सब आवाज सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला, मैं तेरा कमांडिंग अफसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, थोड़ा स्टॉप जलवाई, थोड़ी गर्मी महसूस हुई। तो अभी बारूद की वजह से जबान ऐंठने लगी थी। मैं बोला, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोला, पानी तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने सुना, दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज की एक बोतल पिलाई। फिर थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। फिर उन्होंने बोला कि कुछ बता सकता है? मैं कहा, सब बता सकता हूं। तो ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि ये घटना हो चुकी है और ये भी होने वाली है। जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा, साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है, क्यों खाने के लिए पर्याप्त है। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, एक बर्थडे बियर, हमने सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती है। इतना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहां पर हूं। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। फिर मैं पूछा, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया, बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दी। जैसा आप सब जानते हैं, टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का युद्धक हो गया था, सीजफायर हो गया था, और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और जब ये अवार्ड का अनाउंसमेंट भी हुआ तो मर्मोपरांत ही हुआ। मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में था। 14 अगस्त 1999 को, जो अभी एबीपी न्यूज है, ये उस समय 8 स्टार न्यूज हुआ करता था। तो 9:15 बजे की न्यूज हमने सुनी कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर मरणोपरांत। फिर रातों रात ढूंढा गया कि अगर ये मर गया है तो इसकी डेड बॉडी कहां है। पता चला रात को 2:30 बजे की बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में है। फिर सुबह 8:45 बजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक वहां पर मिलने के लिए और बधाई देने के लिए आए। इसलिए मैं कहता हूं ये मेरा दूसरा जन्म।